तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आज की क्लास की जो डिस्कशन है वो ये है कि जैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने 15.2 जो है वो देखें, दो एरियाज है ना इसके अंदर, 15.1 और 15.2। ठीक है, तो अब जो हम लोग बात शुरू कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पैरेलल प्रोसेसिंग से। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 15.2 हमने कवर किया। अब हम जो है वो 15.1 को कवर करने जा रहे हैं। सही है, तो 15.1 को अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका नेम है इस टॉपिक का 15.1 का। जी, तो हार्डवेयर चैप्टर में सबसे पहला पोर्शन बेटा जो हम कवर करते हैं वो है 15.1। सही है, 15.1 की अगर बात की जाए बेटा जी, तो प्रोसेसर फंड प्रोसेसर्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग, ये दो पोर्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो आपको नजर आ रही होंगी। और ये इसमें से फर्स्ट पोर्शन अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे और वो है प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स की अगर बात की जाए बेटा, तो प्रोसेसर्स को हम देखते हैं कि दो तरह के प्रोसेसर्स होते हैं। एक बेटा कहलाते हैं रिस्क प्रोसेसर और एक बेटा कहलाते हैं सिस्क प्रोसेसर। ठीक है, इसको CISC भी कहते हैं। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? CISC से। तो अगर आप CISC से बात करें तो ये बेटा हमारे पास कहलाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर अगर देखा जाए, टेक्निकली अगर बात की जाए, तो ये वो प्रोसेसर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये एक आर्किटेक्चर है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड आर्किटेक्चर जो है वो रिस्क कहलाता है। ये बेटा कहाँ यूज हो रहा होता है? ये हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह में यूज हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर आप बेटा रिस्क प्रोसेसर या सिस प्रोसेसर की बात करें तो ये दोनों कैटेगरी इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। दोनों जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं। दोनों के अलग अलग जो है वो यूज करने का तरीका भी है, अलग अलग जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी भी है। तो सबसे पहले बात हो रही है बेटा CISC सिस्क के ऊपर। ये आर्किटेक्चर जो होता है बेटा, ये बेसिकली यूज करता है मल्टीपल इंटरनल इंस्ट्रक्शंस को। इसके अंदर जो फॉर्मेट्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस लिखने के, असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस जो हम लिख रहे होते हैं, वो ज्यादा होती हैं कंपैरेटिवली सिस्क के। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है कि नॉर्मली जो हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिनमें हम कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हमारे पास मोबाइल भी आता है, लेकिन मोबाइल रिस्क प्रोसेसर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं सिस की, ये वो आर्किटेक्चर होता है जिसके अंदर इंटरनल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसका बेटा जो डिजाइन होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि कुछ लाइंस में, फ्यू लाइंस के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा काम करवा सकें असेंबली लैंग्वेज से। ठीक है, तो ये एक बेसिक दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए सिस्क प्रोसेसर के हवाले से। फिर उसके बाद बेटा अगर देखा जाए एग्जाम्पल के साथ कि जी एग्जाम्पल क्या है इसकी, तो उसकी एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करने जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा ना, हमने AS लेवल के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ x+y और ये दोनों बराबर है z के, तो ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है। अब ये जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शन है, ये हाई लेवल इंस्ट्रक्शन तो एक दफा लिखी हुई है, लेकिन क्या प्रोसेसर इसको एक ही साइकिल के अंदर कंप्लीट करता है? नो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा होता, बल्कि उसको मल्टी साइकिल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, कोई दो नंबर्स हमें ऐड करने हैं, जैसे हमने अज्यूम कर लिया A और B, इनको बेटा ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल लाइन हमने असेंबली लैंग्वेज की लिखी है। लेकिन इसके बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा होगा बेटा? इसके बैक एंड के ऊपर मल्टी साइकिल्स पे काम हो रहा होगा। इसीलिए ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो एक सिंगल लाइन बेटा यहाँ हमने लिखी है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर को मल्टी साइकिल्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी कि आप इसको आसान वर्डिंग में अगर अंडरस्टैंड करो, सो यू कैन से कि प्रोसेसर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपने तो सिर्फ एक लाइन लिखी है, लेकिन बैक एंड के ऊपर जब आप देखेंगे कि सबसे पहले ए की वैल्यू लोड होगी, ऐसे ही पढ़ते हैं ना हम। अगर आपको याद हो, AS लेवल के ऊपर हमने असेंबली लैंग्वेज इसी तरीके से पढ़ी थी कि वी आर गोइंग टू लोड वैल्यू ए। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा
कि ACC के अंदर A की वैल्यू आ जाएगी, अज्यूम कर लें 4। फिर आपने लिखा ऐड B, तो अब ये जो B है ये क्या ऐड हो जाएगा 4 के साथ, अक्यूमुलेटर की वैल्यू के साथ। हो सकता है B की वैल्यू 3 हो, तो 4 + 3 क्या हो गया 7। और फिर आपने कहा जी STOZ, तो अब Z में जो है ये 7 क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो ये आपने ऑलरेडी AS लेवल के ऊपर पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कि असेंबली लैंग्वेज जो होती हैं वो एक तो हम एग्जीक्यूट जब कर रहे होते हैं तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं ये तो आपको मालूम है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, CISC आर्किटेक्चर की, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स की, तो बेटा यहाँ पर प्रोसेसर को काम ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मल्टी लेवल्स के ऊपर जाके ट्रांसलेट होती है। ठीक है, मल्टी लेवल्स के ऊपर वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि ये आर्किटेक्चर कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ये आर्किटेक्चर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर। और इनमें जो बेटा हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये ज्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शन इनकी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है। सही। और नंबर ऑफ लाइंस जो इसके कोड में लिखी हुई होती है इस आर्किटेक्चर के ऊपर, जब हम असेंबली कोड लिखते हैं तो बेटा नंबर ऑफ लाइंस हमें कम रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा ना, ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो बेटा ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर यूजर मशीन के क्लोजेस्ट होती हैं। तो प्रोग्रामर जब प्रोग्राम करता है तो उस आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग करता है। इसलिए यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये दोनों आर्किटेक्चर की जो कोडिंग होगी असेंबली लैंग्वेज की, जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो हम किस तरह से लिखेंगे, इसमें इंस्ट्रक्शन सेट ज्यादा होंगे या कम होंगे। सिस्क के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादा होंगे। ठीक है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ज्यादा जो है वो आउटपुट जनरेट करेंगे, क्योंकि हर लाइन का मतलब ये होता है कि ये मल्टी लेवल्स के ऊपर ट्रांसलेट होती है। एक इंस्ट्रक्शन पे एक क्लॉक साइकिल जनरेट नहीं होती, बल्कि मल्टी क्लॉक जनरेट होती है। जैसे आप लोगों ने ए लेवल्स के अंदर पढ़ा होगा ना सिस्टम क्लॉक। तो सिस्टम क्लॉक क्या होता है कि जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट करता है, तो एक क्लॉक साइकिल जनरेट होती है। तो अगर मैं मल्टी क्लॉक जनरेट करवाना चाह रहा हूं तो हमें मल्टीपल लाइंस लिखनी पड़ेंगी। लेकिन सिस के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लाइन से बेटा बैक एंड के ऊपर मल्टीपल लाइंस जो है वो क्या हो रही होंगी, एग्जीक्यूट हो रही होंगी। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको यहां तक। तो मैंने ये पॉइंट्स भी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए कि ये जो सिस्क प्रोसेसर है ये किस तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और आर्किटेक्चर होता है बेटा, जिसे हम नाम दे देते हैं रिस्क। ये हमारे मोबाइल फोन, टैबलेट्स, इन डिवाइसेस में यूज किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं रिस्क प्रोसेसर के हवाले से। रिस्क प्रोसेसर जो होते हैं बेटा ये आपके मोबाइल फोन और टैबलेट्स वगैरह में हम यूज करते हैं। इनकी एब्रिविएशन ये होती है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है जी, ऐसे कंप्यूटर जो कि बेटा रिड्यूस इंस्ट्रक्शंस, इनकी इंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट समझने वाले हैं कि जब इसकी हम कोडिंग करेंगे या इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे तो रिस्क प्रोसेसर्स जो होते हैं सर, रिस्क प्रोसेसर्स हैव लेस बिल्ट इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट देन सिस्क।
तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बेटा यहाँ पर जो है वो हमारे पास कम होती है। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जितनी भी यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे असेंबली लैंग्वेज की, तो हर लाइन एक क्लॉक साइकिल जनरेट करेगी, मल्टी क्लॉक जनरेट नहीं करेगी। सिस्क में क्या हो रहा था कि मल्टी क्लॉक जनरेट हो रही थी। तो कुछ डिटेल्स हैं जो कि थ्योरी की फॉर्म में हमसे एग्जामिनर पूछता है। सो वी पीपल शुड नो द डिजाइन इज built on the use of less complex instructions। इसमें इंस्ट्रक्शंस को हमें इंस्ट्रक्शन को हमने रिड्यूस किया है। और इसके लिए हम इसको क्या कर रहे होते हैं, मल्टी क्लॉक का मतलब ये है कि आपने एक लाइन लिखी है, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप ये एक लाइन एग्जीक्यूट लिख दी तो ये एक ही दफा में हो जाएगी। आपको याद है असेंबली लैंग्वेज एएस के अंदर हमने पढ़ा था, पहले ए की वैल्यू को लोड करते हैं अक्यूमुलेटर के अंदर, फिर बी की वैल्यू को ऐड करते हैं और फिर उसको जो है वो स्टोर करते हैं जहां पर भी हमें ऐड करना होता है, जहां पर भी हमें उसे स्टोर करना होता है। तो ये 3 क्लॉक साइकिल्स के बराबर बनेंगी ऑलमोस्ट। तो ये मल्टी क्लॉक कहलाती हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास जो बात हो रही है रिस्क के अंदर, यहां पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि एट अ टाइम एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो आपको कोड आसान तो हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ लाइन ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हर एक काम के लिए आपको एक लाइन लिखनी पड़ रही है। और ये जो पॉसिबल होता है विच इज डन बाय ब्रेकिंग अप द असेंबली कोड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ नंबर ऑफ सिंपल सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन। तो यहां पर क्या होता है बेटा, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप इसे ये कह सकते हो कि इसका जो आर्किटेक्चर होता है वो ज्यादा काम नहीं करता, हमें प्रोग्रामर को ज्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल मैं साथ साथ लिखवाता हूँ कि यहाँ पर भी अगर हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं, ऐड टू नंबर्स ए एंड बी एंड स्टोर ए एंड बी को ऐड करें एंड स्टोर एट जी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने ब्रेक डाउन कर दिया है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, और ये मोबाइल फोन के हमारे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वहां पर ये रिस्क प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर ये होगा कि हम इसे वन बाय वन यूज करेंगे। पहले ए की वैल्यू लोड करेंगे, फिर बी की वैल्यू लोड करेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, और फिर जो है वो जेड में से स्टोर कर देंगे। लोड ए,
हमें कोड लिखने के लिए नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए कि रिस्क का कोड करें या सिस का कोड करें, वो आपके पास कोडिंग इस तरह से नहीं है। ऐड करें आप ए कॉमा बी, और उसके बाद आप स्टोर कर दें जेड के अंदर। इसको हम एस टी ओ करके लिख रहे होते हैं ना, इफ यू रिमेम्बर। और स्टोर कर दें सर जेड के अंदर। तो ये एक लाइन बेटा क्या कर रही है, एक टास्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है समझने के लिए कि आपको देखें, अब यहाँ पर हर लाइन एक क्लॉक साइकिल जनरेट करेगी। ए लोड हो गया, ठीक है, एक क्लॉक हो गई। बी लोड हो गया, एक क्लॉक साइकिल। इन दोनों को ऐड कर लिया, एक क्लॉक साइकिल। और जेड में स्टोर कर दिया, एक क्लॉक साइकिल। क्योंकि हर टास्क जो परफॉर्म होगा उसके पीछे एक एक क्लॉक साइकिल हम जनरेट कर रहे होते हैं। रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली बेटा हमारे पास दो टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जनाब पैरेलल प्रोसेसिंग। उससे पहले हम बात करेंगे कि पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पाइपलाइनिंग जो होती है वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम ये चाह रहे होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हम जल्दी जल्दी प्रोसेस कर लें। सही है, और ये चीज पॉसिबल किसके अंदर हो सकती है, रिस्क प्रोसेसर के अंदर ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई चीज पूछनी है, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी आर मूविंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइपलाइनिंग। बेटा अभी तो बताया कि मोबाइल फोन के जो प्रोसेसर होते हैं वो रिस्क होते हैं, और कंप्यूटर्स में जो प्रोसेसर्स लगे होते हैं वो सिस्क होते हैं। यही तो इसके यूजेस हैं, ये दो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इसकी, राइट। अच्छा, अब ये रिस्क प्रोसेसर के अंदर ही हम पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होते हैं, सिस्क के अंदर यूज नहीं करते। क्योंकि सिस्क के अंदर इंस्ट्रक्शन जो होती है बेटा वो कॉम्प्लेक्स होती है। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट हम क्यों अप्लाई नहीं कर सकते सिस्क के अंदर। वो इसीलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक इंस्ट्रक्शंस के पीछे मल्टी साइकिल्स होती हैं। अब अगर लेट्स सपोज वन बाय वन आप एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपके जो प्रोसेसर है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। यानी कि होगा ये कि वो एक बॉटल नेक सिचुएशन होती है। मैं आपको आगे जब पास्ट पेपर करवाऊंगा तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा ये पॉइंट कि क्यों जो है वो हम लोग सिस्क प्रोसेसर को के साथ पाइपलाइनिंग अप्लाई नहीं करते। क्योंकि बॉटलनेक सिचुएशन होती है मल्टी साइकिल्स की वजह से। लेकिन अभी जो टाइम बीइंग आपने चीज समझनी है वो ये कि पाइपलाइनिंग जो होती है सर, वो रिस्क प्रोसेसर में कैसे काम करती है। क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन एक अलग लाइन के ऊपर लिखी होती है, तो इसीलिए ये एक इस स्ट्रक्चर के अंदर पॉसिबल होता है कि हम अप्लाई कर सकें। सो इट इज डेवलपमेंट ऑफ रिस्क प्रोसेसर। ये बेटा रिस्क प्रोसेसर के अंदर आप कह सकते हैं कि रिस्क प्रोसेसर की ये डेवलपमेंट है। और जब भी हम बेटा एग्जीक्यूशन करते हैं तो नॉर्मली 5 स्टेप्स जो है वो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन को हम जो है वो 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये मैं लिख के आपको बताता हूँ। एग्जीक्यूशन, इफ अ गिवन इंस्ट्रक्शन इनटू इट्स 5 स्टेजेस। अब वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं सर, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। बेटा 5 स्टेजेस में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है सर, कि आपके पास इंस्ट्रक्शन फैच होती है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं इंस्ट्रक्शन फैच।
इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल। तो प्रोसेसर पहले IF वाला काम करता है, सही है, इसको IF कहते हैं हम शॉर्ट में। सेकंड बेटा होता है कि इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करते हैं। इसको हम लिखते हैं ID। ठीक है। थर्ड स्टेप बेटा होता है कि हम ऑपरेंड को फैच करते हैं। ऑपरेंड फैच। इसको भी हम ऑपरेंड फैच साइकिल कहते हैं, तो ये कहलाता है OF। ठीक है जी। और फिर उसके बाद सर फोर्थ स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट साइकिल। और लास्ट होता है बेटा कि जो भी रिजल्ट आया है उसको हम प्रोसेस करते हैं, राइट बैक रिजल्ट प्रोसेस। ठीक है, ये टोटल 5 स्टेजेस होते हैं बेटा जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। ये फैच एग्जीक्यूट साइकिल तो सिर्फ ये थी कि रैम से डाटा माइक्रो प्रोसेसर में कैसे आता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में आने के बाद बेटा फिर वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, कि पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो आती है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को हम डिकोड करते हैं जैसे हम पढ़ते थे ना। जैसे हम पढ़ते थे ना कि सबसे पहले क्या हो रहा है सर, सबसे पहले ये हो रहा है कि हमने क्या किया कि पीसी को अपडेट किया, पीसी को अपडेट करके हम एमएआर में लेकर आते हैं। एमएआर उस एड्रेस को लेके जाता है और उस एड्रेस का डाटा एमडीआर में लेकर आता है। एमडीआर तक जब आ जाता है तो PC+1 हो जाता है, और फिर एमडीआर के डाटा को हम कहाँ सेंड कर देते हैं, CIR में। यही पढ़ा होगा आपने एएस के अंदर। यहां तक जब हम करते हैं तो ये कहलाता है फैच। ये फैच ही तो है। फिर उसके बाद CIR के साथ हम लिख दिया करते थे कि डिकोड होता है और एग्जीक्यूट होता है, हम आगे बात नहीं करते थे। अब यहाँ पे हम वो बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या हो गया भाई, सबसे पहले ये हो गया कि फैच साइकिल चल गई, फैच हो गया, CIR तक डाटा आ गया। उसके बाद वो डिकोड होगा। डिकोड जब होता है तो लेट्स सपोज हमने कमांड दी ऐड एक्स, तो ये तो कमांड समझ आ गई उसको कि ठीक है ऐड कर दो एक्स को, तो पहले एक्स की वैल्यू तो लोड करें। फिर ऑपरेंड फैच होता है। ऑपरेंड किसको कहते हैं, ऑपरेंड इसी को तो कहते हैं। आपको अगर याद हो एएस के अंदर, अगर हम ये लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है सर, ये आपका ऑप कोड होता है, इफ यू रिमेंबर। और ये आपका क्या होता है सर, ऑपरेंड होता है, जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। तो यहां पर फिर हम ऑपरेंड की वैल्यू लेकर आते हैं कि जी ऐड तो करना है, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गई है कि ऐड कर दो एक्स को, तो एक्स की वैल्यू कहाँ है, तो फिर वो एक्स की वैल्यू को फैच करता है। सही है। फिर हम दोबारा से जो है वो पीसी को अपडेट करते हैं, और फिर एमएआर में लेकर आते हैं, और फिर ऑपरेंड को फैच करते हैं। फिर ऑपरेंड फैच होने के बाद फिर वो एग्जीक्यूशन होती है कि जी इनको ऐड करना है, तो एलियू को बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, एलियू को बोला जाता है, CIR बोलता है कि जी ठीक है इन दोनों को आप ऐड करें, ये जो दो नंबर्स आ गए। और उसके बाद फिर रिजल्ट को वापसी सेंड कर दिया जाता है, यानी मेमोरी में अगर सेव करना है तो इसे हम मेमोरी में ले जाते हैं, कंप्यूटर मेमोरी में। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट की आप ये कह लीजिए कि ये एक्सटेंशन ही है, उससे कोई अलग नहीं है, बस ये कि ये हम रिस्क प्रोसेसर के अंदर पाइपलाइनिंग अप्लाई करते हैं। और उस पाइपलाइनिंग को कैसे करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर हम एक काम करें, बल्कि हम ये कहते हैं कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर 2-3 काम भी किए जा सकते हैं। अब वो कैसे किए जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ।
कि हर क्लॉक साइकिल में कैसे ये इंस्ट्रक्शन को हम प्रोसेस करेंगे। मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा, पाइपलाइनिंग के साथ भी और विदाउट पाइपलाइनिंग के साथ भी, ठीक है। हमजा बेटा, दो अलग अलग चीजें हैं ना, इन दोनों का डिफरेंस आप क्लियर करें। कि मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं ऐड एक्स, तो ऐड एक्स का मतलब क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है, ऐड करना है हमने। किसको? एक्स को। अब एक्स की वैल्यू का उड़ के तो नहीं आएगी, एक्स की वैल्यू भी तो फैच करनी है। और एक्स है क्या चीज? ये है बेटा ऑपरेंड। तो जब ऑपरेंड की वैल्यू आएगी वो क्या चीज कहलाएगी? ऑपरेंड फैच। आप समझ आई बात? सही है। देखो, जो आप कह रहे हो ना, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो मैं आपको क्लियर करूं। पहले तो ये इंस्ट्रक्शन भी कहीं ना, देखो कंप्यूटर की मेमोरी में मुझे याद लग रहा है आपको कि थोड़ा सा चीजें भूल गए, मैं एक दफा बता देता हूँ। देखो भाई, कंप्यूटर की मेमोरी मेरा बच्चा ऐसे होती है, ठीक है। ये हमने लिखा हुआ, एक तरफ होता है बेटा हमारे पास एड्रेस, ये है कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। ये है हमारे पास एड्रेस, और ये है उसका कंटेंट। कंटेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है डाटा और एक आती है इंस्ट्रक्शन। यही चीज हमने पढ़ी थी कि वॉन न्यूमैन ने यही तो कहा था कि दोनों चीजों को हम एक ही जगह सेव करते हैं, इंस्ट्रक्शन भी डाटा भी। ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं। तो अब एक तरफ लिखा हुआ है भाई, सही है, और एक तरफ ये लिखा हुआ है। इनके ये एड्रेसेस हैं। सही है। अब सबसे पहले बेटा क्या होगा? सबसे पहले पीसी के पास एड्रेस आएगा। सबसे पहले पीसी के पास क्या आ गया? 011 001। उस एड्रेस को हम कहाँ लेकर आएंगे? कॉपी करेंगे कहाँ पे? एड्रेस बस के थ्रू, यहाँ पे। सही है। इसके पास भी एड्रेस आ गया। इस एड्रेस को हम यहाँ लेके जाएंगे। जब हम यहाँ लेकर जाएंगे तो उस एड्रेस का डाटा कहाँ आएगा? अब ये MAR है और ये हो गया MDR। फैच एग्जीक्यूट से आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो MDR में क्या आएगा बच्चा? MDR के अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर LDDX। और यही चीज कॉपी हो जाएगी कहाँ पर? यही चीज कॉपी हो जाएगी CIR के अंदर। यही हम फॉलो करते हैं। CIR अंडरस्टैंड डिकोड करेगा, अच्छा ठीक है जी, लोड करना है एक्स की वैल्यू को। अब पीसी क्या होगा? अब पीसी चेंज हो जाएगा। पीसी की वैल्यू जो है वो हम क्या कर देंगे सर? अब हम पीसी की वैल्यू को करेंगे 111 000। सही है। हर दफा +1 नहीं होता है, वो तो हमने सिर्फ रीड किया हुआ है, स्टडी किया हुआ है। अब पीसी हो गया 111, नहीं बल्कि 4 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 0। और ये MAR के अंदर आएगा, तो MAR के अंदर वैल्यू क्या हो गई? MAR के अंदर वैल्यू हो गई सर 4 टाइम्स 1 और फिर 3 टाइम्स 0। इसको लेके हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे क्या सेव है? एक्स की वैल्यू 4। तो अब MDR में क्या आएगा? 4 आ गया। अब समझ आई? तो पहले हमारे पास बेटा जी ये इंस्ट्रक्शन फैच हुई, फिर ये ऑपरेंड फैच हुआ। अब बताओ, अब समझ आई ये बात? तो इंस्ट्रक्शन और ऑपरेंड एक साथ नहीं आ रहे होते, वो तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होती है, फिर वो डिकोड होती है। डिकोड होके फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। सही है, चलो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से बाकी बच्चों को भी समझ आ गई होगी। मैंने थोड़ी सी डिटेल में ये बातें बता दी हैं, ये डिटेल में इतनी ज्यादा आपको मालूम हो तो अच्छी बात है।
चलें सर, ये हम रिमूव करते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हम एक इंस्ट्रक्शंस कंसीडर करें, इंस्ट्रक्शन ए, इंस्ट्रक्शन बी और इंस्ट्रक्शन थ्री। ठीक है जी। A program which has three instructions. A, B एंड C। ठीक है, एक प्रोग्राम है, उसकी थ्री इंस्ट्रक्शंस हैं, A, B एंड C। अब देखें बेटा क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अच्छा, यहां पर जो आपको ये नजर आ रहा है, ये आपके पास है क्लॉक साइकिल। ठीक है, ये समझाने के लिए आपके पास लिखा हुआ है कि हर इंस्ट्रक्शन जो है ना, ये इन 5 स्टेप से जो है वो पास होगी। ठीक है, 3 इंस्ट्रक्शन हमारे पास हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ये विदाउट पाइपलाइनिंग है। तो विदाउट पाइपलाइनिंग में ये होता है, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है पहले समझ लें। वो ये है कि आप एट अ टाइम जितनी इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोसेस कर सकें, प्रोसेसर कर सके, उतना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रोसेसर तो बहुत पावरफुल होता है ना, प्रोसेसर का कोई मसला नहीं। चीजों को मैनेज करने का है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो ओवरलैप नहीं हो रही हो, इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में प्रोसेस हो जाए। एक टास्क परफॉर्म हो गया तो फिर दूसरे टास्क पे लग जाएगा। तो अब ये बात हम जानते हैं कि 3 हमारे पास बेटा इंस्ट्रक्शंस हैं, ए, बी एंड सी। अब सबसे पहले ए। अब क्योंकि हम विदाउट पाइपलाइनिंग बात कर रहे हैं, तो नॉर्मली इसी तरह से ही पहले होता था कि पहले ए फैच हुआ, यानी ए एक इंस्ट्रक्शन है, अज्यूम कर लें। फिर उसको हम डिकोड करेंगे। उसके बाद बेटा फिर वो क्या होगा, उसका ऑपरेंड फैच होगा, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट लिख देंगे। यानी कि उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर लिया। जैसे मैंने बताया था, लोड ए है, तो वो सारा काम जब हो जाएगा तो यहाँ 5 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर स्टेप नंबर, क्लॉक साइकिल जब 6 चलेगी तो बी आएगा, बी को फिर ऑपरेंड डिकोड करेंगे, उसका ऑपरेंड फैच होगा, एग्जीक्यूट करेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे। फिर इसी तरीके से बेटा सी के साथ भी यही सारे स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स अगर आप देखें, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर हम एक काम कर रहे हैं, तो टोटल 15 साइकिल्स रिक्वायर्ड है 3 इंस्ट्रक्शंस के लिए। 15 नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, फॉर 3 इंस्ट्रक्शंस। लेकिन ऑन दी अदर एंड बेटा अगर हम बात करें पाइपलाइनिंग के साथ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास कहलाता है सर पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग क्या कहता है, पाइपलाइनिंग ये कहता है कि अगर एक दफा आपने इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया है, वो डिकोड स्टेट पर है, तो आप दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच कर लें। जब दूसरी इंस्ट्रक्शन फैच पे आएगी, फैच से वो डिकोड पर आएगी, तो फिर हम तीसरी इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेंगे। तो इससे आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स क्या हो जाएंगी, कम रिक्वायर्ड होंगी। यानी माइक्रो प्रोसेसर एक ही स्टेप के अंदर 3-4 काम कर रहा होगा। इसको आप इस तरह कर लें। तो इसीलिए ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। अब मैंने ए को फैच किया, ठीक है, अब प्रोसेसर ने एक क्लॉक साइकिल जनरेट की। सही है, जैसे ये एक फैच, ए फैच हो गया, वो कहाँ चला गया, डी कोड पे चला गया। जब वो डी कोड पे गया तो मैंने ए को तो डी कोड किया, लेकिन बी को फैच कर लिया। समझने मेरी बात। फिर ए का जो है वो ऑपरेंड फैच होने लगा। ठीक है, तो मैंने बी को क्या कर लिया, बी को डी कोड कर लिया और सी को फैच कर लिया, सी इंस्ट्रक्शन फैच कर ली। अब इसी तरीके से ए जो है बेटा वो एग्जीक्यूशन पर है, तो बी के ऑपरेंड को फैच कर लिया और सी को हमने डिकोड कर लिया। तो प्रोसेसर मल्टीटास्किंग तो कर रहा होता है, एट अ टाइम बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन हमने इसको क्या किया, एफिशिएंटली मैनेज कर लिया। फिर ए का रिजल्ट फाइनलाइज होगा, तो बी का जो है वो एग्जीक्यूशन पे चला जाएगा और सी का ऑपरेंड फैच हो रहा होगा। फिर इसी तरीके से बी को हम सर यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, जब ए कंप्लीट हो चुका है, बी का रिजल्ट लिख रहे होंगे, और सी जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर आखिर में फिर हम सी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स बेटा कितने रिक्वायर्ड हुए, 7। यानी कि 7 नंबर ऑफ साइकिल्स में आपका जो है वो कंप्लीट टास्क परफॉर्म हो गया। जो 3 इंस्ट्रक्शन थी वो एग्जीक्यूट हो गई, तो आपका टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज हो गया। तो प्रोसेसर साइकिल जो है वो हमें कम से कम रिक्वायर्ड हुए।
ठीक है बेटा जी, सो दैट्स हाउ इट इज। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है ये पाइपलाइनिंग का होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को पास्ट पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। चले, आज की क्लास बेटा हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हमने पास्ट पेपर को डिस्कस करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।